दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं, जिस पर आपकी जिज्ञासा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद हो सकता है आपकी जिज्ञासा जाग जाए और आप इस बात को समझें कि आपकी जानकारी में एक अच्छा सुधार हुआ। मेरी बातचीत का विषय रहेगा जनगणना, वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाना, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होना और परिसीमन। और जो हमारी अलग अलग इकाइयां हैं चुनाव की, उनके परिसीमन के लिए जो नियम है या कायदे हैं या कानून है, इन सब चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश मैं आज की बातचीत में कर रहा हूँ। पंचायत से जुड़े लोग, नगर निकाय से जुड़े लोग, विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग तो विद्वान हैं, लेकिन हमारे पंचायत में जो नए साथी आते हैं, नगर निकाय में जो नए साथी आते हैं, उनके लिए हो सकता है मेरी बातचीत फायदेमंद हो। और बहुत सारे ऐसे मित्र जो घर गांव से बाहर रह करके अपने गांव के बारे में सोचते हैं, गांव की चिंता करते हैं, गांव के विकास की चिंता करते हैं, गांव में कुछ अच्छा हो जाए इसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, हो सकता है मेरी बातचीत में उनके पास जो कुछ चीज़ों को लेकर के संशय होगा या उनकी जानकारी में सुधार होगा, वो कल फायदेमंद साबित हो। तो इसलिए मैंने जैसे कहा कि जनगणना, मैं इसलिए ये सब भूमिका बांध रहा हूँ कि हमने पिछले महीने अफसर्स हॉस्टल में एक मीटिंग में जब लोगों को जनगणना और मतदाता सूची के अंतर को बताया और समझाया, तो बहुत सारे जो वहाँ पर विद्वान साथी थे उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नई जानकारी है। तो वो नई जानकारी ये है कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि भारत सरकार हर 10 साल में, माने 1, 11, 21, 31, 41, 51 ऐसे हर वर्ष में देश में जनगणना का काम कराएगी। और इसके लिए एक बेसिक फैक्टर है कि जनगणना के लिए पहले सरकार एक ढांचा तैयार करती है, क्योंकि वो 10 साल में एक बार होने वाला काम है, वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों को सरकारी विभागों से जो जानकार लोग होते हैं उनको इस काम के लिए डेपुटेशन पर भेजा जाता है, और कुछ लोग नए लोग संविदा पर रख करके अस्थायी रूप से उनको इस काम पर लगा करके एक डाटा बैंक तैयार किया जाता है, भारत की जनगणना में 10 साल में क्या अंतर आया। और इसके लिए जो डाटाबेस तैयार होता है वो हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उस इंडिविजुअल की गणना की जाती है, उसके साथ उस गणना के साथ और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनगणना में जिस दिन से जनगणना शुरू होती है और जिस दिन उसका पूरा होने का दिन होता है, इस बीच में एक नागरिक के रूप में मेरी या हर व्यक्ति की जहां पर उपस्थिति होती है, जहां पर हम जनगणना टीम से मिलते हैं, चाहे वो स्थान हमारे अस्थायी निवास का, हमारे गांव का स्थान हो, हमारे टेम्पररी निवास का स्थान हो, हमारे नौकरी करने का या कारोबार करने का स्थान हो, या फिर हम कहीं पर टूर पर गए हुए हैं और वो आखिरी दिन अगर जनगणना का है, तो हम वहाँ पर अगर अपनी गणना कराते हैं, वहाँ के उस कर्मचारी से जो उस इलाके में, उस राज्य में, उस जिले में जनगणना कर रहा है, तो हमारी काउंटिंग अगले 10 साल के लिए जिस जगह पर हम गणना में हमारी भागीदारी हुई, जिस जगह पर कर्मचारी अधिकारी ने हमारी गणना की, हमारा संख्या वहाँ पर दर्ज हो जाएगी और उस जिले, उस राज्य की, उस क्षेत्र की जो जनगणना होगी उसमें हम अगले 10 साल तक भागीदार होंगे। तो हम जो लोग कहते हैं, जब मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि अपने गांव में आकर के आपको अपनी जनगणना करानी चाहिए, तो आपके क्षेत्र की जनसंख्या जो डाटा होगा उसमें वृद्धि होगी कि पहाड़ में जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं, जिनके लिए अलग राज्य, जिनके विकास के लिए अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी गई, अगर हमारे प्रवासी बंधु अपने क्षेत्र में आकर के अपनी गणना करवाएंगे, ये गणना का वर्ष है, इस साल गणना होने की उम्मीद है,
हो सकता है न कराए क्योंकि 2021 की गणना अभी तक नहीं हुई। तो जब पहाड़ की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर उसका असर परिसीमन पर पड़ेगा। मैं इस बात को जब कहता हूं कि जनगणना, तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि साहब हमारा नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने वोटर लिस्ट में नाम दिखा रखा है। तो तब मैं उन साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं अपनी इस बातचीत के माध्यम से कि भाई, वोटर लिस्ट में आपके नाम लिखे जाने से जनगणना का कोई मतलब नहीं है। हम देश के किसी कोने में अगर 6 महीने तक निवास करते हैं तो और ये प्रमाणित कर देते हैं कि मैं इस जगह पर 6 महीने से मुझे अधिक समय हो गया, तो मेरा नाम, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो, कोई जिला हो, कोई विधानसभा हो, मेरा नाम वहाँ की मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। और ये साल भर में किसी भी समय हो सकता है, वो 10 साल में किसी भी समय हो सकता है। लेकिन जनगणना 10 साल में एक बार होती है। और मैंने वर्ष बता दिए कि जब 10 वर्ष पूरे होने के बाद 11वां वर्ष शुरू होता है। ऐसे ही हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। और दूसरी बात, परिवार रजिस्टर जो मेरा मूल स्थान है, मेरा और मेरे परिवार का नाम उस जगह परिवार रजिस्टर में दर्ज होता है। मैं वहाँ पर रहूँ, मैं वहाँ पर न रहूँ, वो दर्ज रहता है जब तक मैं वहाँ की अपनी ये नहीं कह देता कि अब मुझे यहाँ कभी वापस नहीं आना है, मेरा नाम परिवार रजिस्टर से काट दिया जाए। और ऐसा प्रमाण पत्र लेकर के जब मैं नई जगह पर, अपने नए प्रवास की जगह पर नहीं चला जाता प्रमाण पत्र के साथ अपना नाम कटवा करके, तब तक हमारा नाम परिवार रजिस्टर में वहाँ पर दर्ज रहता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, जनगणना, वोटर लिस्ट और परिवार रजिस्टर, ये अपने आप में एक दूसरे के पूरक न होकर के अलग अलग काम के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अगला परिसीमन देश का हो, लोकसभा की सीटों की, विधानसभा की सीटों की संख्या में घटोतरी, बढ़ोतरी या रिजर्वेशन रोटेट हो, उससे पहले जो हमारे प्रवासी भाई हैं पहाड़ से लेकर के मैदान में अलग अलग कारणों से बाहर गए हुए हैं, अगर वो वापस आकर के अपने गांव घर में अपनी जनगणना कराएंगे तो उनके उस क्षेत्र की, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, विधानसभा की और लोकसभा की सीटों की संख्या में घटोतरी होने से बचेगी। ये उनका पहाड़ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए विशेष योगदान होगा। ये एक निवेदन ये है। अब आई दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि लोकसभा विधानसभा का परिसीमन या प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या, इस पर मैं आखिर में बात करूंगा। मैं आता हूं सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण सरकार है वो उसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था में हमारे राज्य के अंदर या देश के अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, 3 टियर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था देश में लागू हुई, उसमें जो ग्राम पंचायत है उसमें 2 पद होते हैं, सदस्य ग्राम पंचायत जिसको वार्ड मेंबर शॉर्टकट में बोलते हैं, और ग्राम प्रधान। इन 2 पदों के लिए चुनाव से पहले उसकी ग्राम पंचायत सदस्य का वार्ड का परिसीमन किया जाता है, उसकी वार्ड की सीमा निर्धारित की जाती है, और ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत की सीमा निर्धारित की जाती है। तो जो पंचायत सदस्य का वार्ड है, वो वार्ड परिवारों को जोड़ करके, पहले एक ग्राम पंचायत का गठन होता है कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से राजस्व ग्राम होंगे। ग्राम पंचायत की बेसिक यूनिट है राजस्व ग्राम, और एक ग्राम पंचायत को 2 राजस्व ग्राम में तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक राजस्व ग्राम के, चाहे वो कितना बड़ा है, 10,000 की जनसंख्या वाला होगा, उसमें 2 पंचायत नहीं बन सकती है। ग्राम पंचायत की बेसिक यूनिट जो है वो राजस्व ग्राम है, उसको 2 हिस्सों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत बनेगी राजस्व ग्राम पर। ग्राम पंचायत बनने के बाद उसको जो ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड बनेंगे, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या आवंटित की जाती है। न्यूनतम हमारे राज्य में एक ग्राम पंचायत में 7 वार्ड होंगे और अधिकतम 15 वार्ड होंगे। तो
ये जो ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है, तो उसमें परिवारों को जोड़ करके बेसिक यूनिट उसकी होगी परिवार, कि परिवार को दो हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। परिवार रजिस्टर में जो परिवार के रूप में जो लोग दर्ज होंगे वो एक परिवार के लोग एक साथ रहेंगे, और ऐसे परिवारों को जोड़ करके एक वार्ड बनाया जाएगा, और उसके बाद सारे वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के वार्ड बनने के बाद, ग्राम पंचायत का गठन होने के बाद जो अगला आता है वो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का वार्ड। तो इसमें क्षेत्र पंचायत का मतलब ब्लॉक, ब्लॉक की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, तो उनकी जनसंख्या के आधार पर उस ब्लॉक के लिए जिले से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। कोशिश होती है कि वो संख्या विषम संख्या हो, ताकि जब चुनाव हो तो विषम संख्या में होने के कारण, विषम संख्या में एक अधिक वोट पाने वाला ही हमेशा जीतता है, तो ये कोशिश होती है कि विषम संख्या में हो। दूसरी बात जो है कि हमारे राज्य के अंदर देश के कई अन्य राज्यों में जो रिजर्वेशन होता है अलग अलग पदों का, तो उसमें महिलाओं की संख्या 50% से अधिक होती है, मानी नॉट लेस देन 50%। तो उसका भी एक हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन क्योंकि हम परिसीमन पर बात कर रहे हैं, पर किसी भी यूनिट की बेसिक यूनिट कौन सी है जिसको जोड़ करके वो बनेगा, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड का गठन करने के लिए उसकी बेसिक यूनिट है ग्राम पंचायत सदस्य का वार्ड। ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड को जोड़ करके और तब क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड का गठन किया जाता है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम होते हैं, तो अगर 5000 की जनसंख्या में एक राजस्व ग्राम है 5000 की जनसंख्या वाला, तो उसमें एक से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड होते ही होते हैं। हमारा जो राज्य का ग्रामीण क्षेत्र का है, तो उसमें ग्राम जो पंचायत का गठन है वो 300 की जनसंख्या पर भी हो सकता है। लेकिन अगर राजस्व ग्राम की कुल जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक भी है, तो वो एक ही ग्राम पंचायत रहेगी। तो ऐसी अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में एक से अधिक क्षेत्र पंचायत वार्ड होते हैं, तो उसमें जो ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं उनको जोड़ करके क्षेत्र पंचायत का वार्ड बनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड की बेसिक यूनिट होगी ग्राम पंचायत सदस्य का वार्ड। ग्राम पंचायत की बेसिक यूनिट है राजस्व ग्राम। अब आते हैं हम जिला पंचायत सदस्य के वार्ड पर। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड की बेसिक यूनिट है क्षेत्र पंचायत सदस्य का वार्ड। तो जिला पंचायत में पहले प्रदेश से ये तय होता है कि किस जिले में कुल कितने जिला पंचायत सदस्य होंगे। प्रदेश से ही ये तय होता है कि उनके कुल जिला पंचायत सदस्यों की सीटों की जो संख्या है उसमें कितनी सीटें किस जाति के लिए, किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, ये प्रदेश से तय होता है। जिले का काम है कि वहाँ की जनसंख्या के आधार पर पहले जिला पंचायत वार्ड का गठन करना, और उसके बाद दूसरा काम है सीटों के आरक्षण का निर्धारण करना। उसमें चक्रानुक्रम का जो फॉर्मूला है वो भी लगाया जाता है। तो इस ढंग से जिला पंचायत सदस्य का वार्ड का गठन किया जाता है। और उसके बाद जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इन 4 पदों पर पंचायतों में सीधे मतदान होता है। और एक मतदाता को वोट देने के लिए जब वो जाता है तो 4 अलग अलग रंग के बैलेट पेपर पकड़ाए जाते हैं। उनमें चुनाव निशान भी अलग अलग होते हैं, और मतदाता को समझा करके वो 2 बैलेट पेपर एक बार दिए जाते हैं, फिर 2 बैलेट पेपर दोबारा दिए जाते हैं, और इस ढंग से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। और ग्राम पंचायतों के चुनाव में ये जो मतदान केंद्र होता है वो विधानसभा लोकसभा के मतदान केंद्र से अलग वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है। तो ये व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत के चुनाव में। अब आए हम नगर निकाय में। नगर निकाय में भी यहाँ पर 3 स्तर की व्यवस्था है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इनके लिए भी जो तीनों निकाय हैं, इनके लिए भी सीटों की संख्या का निर्धारण प्रदेश से तय होता है कि किस नगर पंचायत में कितने वार्ड होंगे।
कितने सभासद की संख्या कितनी होगी। ऐसे ही नगर पालिका परिषद के लिए सभासद की संख्या तय करने का काम, ऐसे ही नगर निगम के लिए सभासद की संख्या तय करने का काम प्रदेश स्तर से जब उनका गठन होता है तो उसके साथ साथ ये काम होता है। लेकिन परिसीमन का काम भी परिवार, उसकी तीनों पंचायत में जो वार्ड होते हैं या सभासद का वार्ड होता है, इसमें परिवार की संख्या, परिवार इसकी बेसिक यूनिट होता है और उन परिवारों को जोड़ करके सभासद के वार्ड का गठन किया जाता है। उससे आगे फिर नगर निगम में मेयर, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष, नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और ये चुनाव सीधे जनता से होता है। इसमें जो जानने वाली बात है कि ग्राम स्तर के जो चुनाव होते हैं पंचायत के, इनमें राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए चुनाव चिन्ह अलग से निर्धारित हैं। लेकिन नगर निकाय में अगर कोई राजनीतिक दल अपने पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसी को लड़ाना चाहता है तो वहाँ पर वो पार्टी का सिंबल उसको आवंटित करके वो प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी का जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह है उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरह से ये ग्रामीण पंचायत और नगर की पंचायत में परिसीमन की बेसिक यूनिट से लेके मोटे तौर पर जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब विधानसभा, हाँ, इसमें एक बात है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का वार्ड विकास खंड की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। जिला पंचायत सदस्य का वार्ड भी विकास खंड की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। अब आते हैं विधानसभा पर। किसी विधानसभा का गठन करने के लिए विधानसभा, प्रदेश में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है उनका एक फॉर्मूला है कि कुल जो प्रदेश की जनसंख्या है उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या का भाग दे करके जो औसत जनसंख्या आती है, जैसे हमारा 2000 जो दूसरा परिसीमन हुआ उत्तराखंड का, तो वो हुआ 2001 की जनसंख्या पर, और 2001 की जनसंख्या पे वो विधानसभा सीट का जो जनसंख्या औसत आया था वो लगभग 1 लाख था। तो उसमें फॉर्मूला ये लगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए -10% यानी 90,000 और मैदानी क्षेत्र के लिए +10% यानी 1,10,000। तो पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में 90,000 का भाग दे करके उस जिले के हिस्से, उसकी जो 2001 की जनसंख्या थी उसमें भाग दे करके उस जिले के हिस्से कितनी सीटें आती हैं। तो अगर माना टिहरी जिला मेरा है, उसमें 1,90,000 का भाग देने पर अगर वो 5.51 आ गया, 5.5% से ऊपर आ गया, तो उसको 6 सीटें आवंटित हो गई। जिनको अगर वो ये 5.49 आता तो 5 सीटें आवंटित होती। तो इस फॉर्मूले के तहत प्रत्येक जिले को सीटों की संख्या का आवंटन किया गया। अब जिस जिले को जितनी सीटों की संख्या मिली, फिर विधानसभाओं का परिसीमन होना था। तो जो पुराना परिसीमन था उस पुराने परिसीमन में आधार था कि क्या ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट होगी, या क्षेत्र पंचायत वार्ड होगा, जिला पंचायत वार्ड होगा। ऐसा नहीं है, ये तीनों यूनिट किसी विधानसभा के गठन के लिए बेसिक यूनिट नहीं है। विधानसभा के गठन के लिए बेसिक यूनिट है राजस्व
हासिल करने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जनगणना, वोटर लिस्ट, परिसीमन और परिवार रजिस्टर, इनमें क्या अंतर है। मेरी बातचीत में अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप, मेरा नंबर है 7454836666, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर जानकारी मांग सकते हैं। मेरा निवेदन है कि फेसबुक के मैसेंजर पर आप कोई जानकारी न मांगे तो अच्छा होगा, मैं मैसेंजर को देखता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।